डेजी और शिखर दोनों बीच पर बैठकर शिखर के माँ बाप की एनिवर्सरी का केक काट रहे होते हैं। उनके बीच नजदीकियां और भी गहन होती दिखाई देती है। वहीं दूसरी ओर अमरीश भी अपने सबसे करीबी दोस्त की एनिवर्सरी मना रहा होता है, जिसके चलते वो किसी से नहीं मिलता, अपने केबिन में बैठकर केक काटता है। फिर दोनों अपने अपने काम से निकल जाते हैं। अपने मकसद, माँ बाप की याद और डेजी के प्यार में उलझे शिखर की जिंदगी में उतार चढ़ाव मानो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब शीना के भी गोवा आ जाने से मुश्किलें और भी कई ज्यादा बढ़ने वाली थी। शीना के गोवा आने की खबर ने उसके माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी थी, लेकिन यह बात वो बखूबी जानता था कि भागने या नजरअंदाज करने से मसले का हल नहीं होगा। एक लंबे इंतजार, सोच विचार और गहरी सांस लेकर शीना को कॉल लगाता है। हे शीना, सॉरी मैं कहीं बिजी था इसलिए कॉल नहीं उठा पाया। तुम इस वक्त कहां हो? शिखर के बात करने के अंदाज से शीना बिल्कुल भी हैरान नहीं थी। वो उसकी किसी भी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती और उसे सीधा ऑफिस आने के लिए कहती। मैं तुमसे मिलकर ही बात करना चाहती हूं। शीना की आवाज में एक गुस्सा था। शायद वो शिखर के इस व्यवहार से परेशान हो चुकी थी। वो नहीं समझ पा रही थी कि शिखर को आखिर हो क्या गया है। क्या शिखर पर अमरीश ने इतना गहरा प्रभाव डाल दिया था? जो भी हो, अब शीना को शिखर से मिलकर ही सच का पता चल सकता था। शिखर भी बिना कोई सवाल किए तुरंत कार उठाकर सर्राटे के साथ ऑफिस पहुंचता है। वो इतने जल्दी में होता है कि जल्दबाजी में कार भी ठीक से पार्क नहीं करता और यहां तक कि लिफ्ट का भी वेट नहीं करता। सीढ़ियों पर ही भागते हुए तीसरी मंजिल पर आ पहुंचता है। तीसरी मंजिल पर पहुंचते पहुंचते शिखर की सांसें फूल जाती हैं, जिससे वो घुटनों पर हाथ रखकर हांफने लगता है। थोड़ी सांस लेने के बाद अपनी नियमित रफ्तार से शिखर रवि के केबिन की ओर बढ़ता है। केबिन में रवि, बबीता और शीना पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। शिखर दरवाजा बिना खटखटाए सीधा अंदर दाखिल हो जाता है। सांसें चढ़ी हुई, पसीने से तरबतर शिखर दरवाजे पर खड़ा है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो मैराथन दौड़ से सीधा यही याद हमका हो। उसे देखकर रवि अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाता है। पास पड़ी कुर्सी उसके बैठने के लिए आगे बढ़ाता है। शिखर भी थम से कुर्सी पर बैठता है और टेबल पर पड़ी पानी की बोतल से सीधा घूंट भरता है। शिखर के आते ही कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता है। पानी पीकर जैसे ही शिखर बोतल टेबल पर रखता है, उसकी नजर बबीता पर जाती है, जो उसे एक नजर से देख रही थी। बबीता से नजर हटी तो रवि के चेहरे के भाव भी बबीता से कुछ अलग नहीं थे। शिखर एक लंबी गहरी सांस लेकर खुद को मेंटली प्रिपेयर करता है। इतने में शिखर की नजर शीना पर पड़ती है। वो उसे एक टक देख रही थी। शिखर जानता था कि वो उससे कहीं ना कहीं नाराज है, पर शायद शिखर उसकी नाराजगी दूर करने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। कि कैसे हो तुम सब? शिखर ने दबी हुई आवाज में कहा। क्या तुम जानते भी हो तुमने हम सबको कितना चिंता में डाला हुआ है? तुम समझते क्या हो अपने आप को शिखर? आखिर हो क्या गया है तुम्हें? शीना की आवाज ऊंची होती जाती है, पर उसकी आंखों में शिखर के लिए फिक्र साफ झलक रही थी। शिखर शीना की बात को मानो अनसुना कर देता है और अपने बिल्कुल पीछे लगी खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जिससे समुद्र का दृश्य साफ दिख रहा होता है। समुद्र कितना खूबसूरत है ना? शिखर की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी असमंजस में फंस जाते हैं कि आखिर शिखर को हुआ क्या है। पर शायद शीना की बर्दाश्त से ये बाहर होता जा रहा था। शिखर, ये सब ड्रामे बंद करो। कहां थे तुम? मेरा फोन रिसीव क्यों नहीं कर रहे? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है शिखर? तुम इतने लॉस्ट क्यों रहते हो? मुझसे बात करना तो दूर, तुम रवि से भी नहीं मिल रहे हो। क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए यहां आए हैं? कहीं तुम अपने मकसद से भटक तो नहीं गए? तुम्हें याद तो है ना कि तुम यहां क्यों आए थे? यह सब भूल चुके हो? शीना के इन सवालों को सुनकर शिखर बिल्कुल भी हैरान नहीं था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि पिछले दिनों से वो जो कुछ भी कर रहा है
तो ये तो होना ही था। सवाल जवाब में उलझे शिखर ने इस पूरी सिचुएशन में चुप रहना ही बेहतर समझा और शीना के सारे सवालों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन शिखर ये बात साफ कर देता है कि वो अपने मकसद को बिल्कुल भी नहीं भूला। वो जानता है कि उसे क्या करना है। वो हर कदम मकसद को ध्यान में रखते हुए ही अंजाम दे रहा है। शिखर के इस उखड़े हुए व्यवहार को देखकर शीना का गुस्सा 7वें आसमान पर था, जिसके बाद शीना मुंह मोड़ रवि की ओर देखती है। अब जब ये जनाब खुद उससे बात करने आएंगे तभी वो उससे बात करेगी, ये कहकर शीना पैर पटकती हुई कमरे से निकल जाती है। शीना के जाने के बाद कमरे में फिर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। शिखर माथे पर हाथ रखकर बैठा है। इतने में खामोशी तोड़ते हुए बबीता शिखर से शीना के साथ इस व्यवहार का कारण पूछती है। शिखर के बर्ताव से परेशान रवि भी उसे समझाता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। लेकिन शिखर है कि उनकी बातों को ऐसे अनसुना करता है जैसे उनके होने ना होने से उसे कोई फर्क ही ना पड़ता हो। शिखर अपनी कुर्सी धकेलते हुए बिना कुछ कहे एक परेशान चेहरा बनाकर वहां से निकलने लगता है। बबीता और रवि उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन शिखर बाद में मिलकर बात करने का कहकर वहां से चला जाता है। मुझे तो स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है बबीता। मैं अपने भाई को जानता हूं, जरूर मेरा भाई कुछ छुपा रहा है, हमें कुछ करना होगा। रवि बबीता की ओर देखते हुए कहता है। बबीता कुछ देर शांत रहती है और फिर कुर्सी पर जाकर कुछ सोचने लगती है। हमें जल्दी कुछ करना होगा रवि, इससे पहले बहुत देर हो जाए। रवि और बबीता दोनों आंखों में मायूसी और चिंता लिए एक दूसरे की तरफ देखते हैं। प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहा शिखर भागता भागता मार्शल आर्ट क्लब पहुंचता है। दरवाजे से एंट्री करते ही देखता है कि सामने डेजी और सभी स्टूडेंट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं। शिखर हांफता हुआ अंदर दाखिल होता है। उसकी हालत देख सभी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। मास्टर शिखर से कुछ पूछते उससे पहले ही शिखर उनसे माफी मांगता है और दोबारा गलती न दोहराने की बात करता है। मास्टर शिखर को बिना कुछ कहे अपनी टीम के पास जाने का इशारा करते हैं। मास्टर शिखर की असलियत जानते थे, इसलिए उसे कुछ भी कहने की गलती नहीं करना चाहते थे। प्रैक्टिस ज्वाइन करे अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मास्टर अनाउंस करते हैं कि इसी हफ्ते दोनों टीम्स को उनका पहला टास्क दिया जाएगा। इस टास्क में सभी का पार्ट लेना कंपलसरी है और इसके लिए सभी को बहुत मेहनत करनी होगी। इस अनाउंसमेंट के बाद मास्टर स्टूडेंट्स को ब्रेक देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। ब्रेक में कोई एनर्जी ड्रिंक पी रहा है तो कोई जमीन पर बैठे पैर फैलाए हाँफ रहा है। इतने में अकेले खड़े शिखर को देख डेजी उसके पास आती है। कहां रह गए थे आज, फोन भी नहीं लग रहा था तुम्हारा। शिखर डेजी के सवालों का भी ठीक से कोई जवाब नहीं देता और किसी जरूरी काम का बहाना बनाकर बात को घुमा देता है। लेकिन डेजी परेशान चेहरे और हाव भाव से पहचान जाती है कि कोई तो बात है जो उसे परेशान कर रही है। डेजी उससे इस परेशानी का कारण पूछती है कि एक स्टूडेंट डेजी के पास आता है। वो बताता है कि मास्टर ने उसे याद किया है, जिस पर डेजी एक्सक्यूज करके थोड़ी देर में वापस आ रही हूं कहकर मास्टर के रूम की तरफ चली जाती है। डेजी के जाने के बाद शिखर पानी की बोतल निकालकर पानी पीने लगता है। डेजी और शिखर जब तक बात कर रहे थे तो सैम उन्हें बिना पलक झपकाए देख रहा था। डेजी के वहां से जाते ही मानो सैम को शिखर पर तंज कसने का मौका मिल गया था। लगता है इस लूजर की वजह से हमारी टीम पीछे रह जाएगी। सैम की यह बात सुनकर शिखर को गुस्सा आ जाता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सैम को उससे दिक्कत क्या है, वो क्यों बार बार उसे अपने कटाक्ष का निशाना बनाता है। शिखर यह सब सोच ही रहा था कि सैम फिर उसकी हंसी उड़ाने लगता है। सैम की यह बात सुनने के बाद शिखर खुद को काबू नहीं रख पाया। वो सैम की तरफ बढ़ा और गुस्साए अंदाज में बोला, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है सैम? क्या तुम्हारी मुझसे कोई जाती या निजी दुश्मनी है? शिखर की ये बातें सुनकर सैम भी गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे सबक सिखाने की बात कहता है। गुस्से में लाल सैम शिखर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता ही है कि वहां से गुजर रहे अरुण की नजर दोनों पर पड़ती है। अरुण रफ्तार के साथ दौड़ते हुए सीधा शिखर के सामने खड़ा हो जाता है
और सैम के पंच हवा में ही फुर्ती लेती है। अरुण को बीच में पाकर सैम तुरंत पीछे हट जाता है। सैम जानता था कि वो अरुण से दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था। पीछे हटकर सैम धीरज के साथ वहां से चलता बनता है। अभी तो तू बच गया, लेकिन बहुत वक्त तक नहीं, देख लेंगे तुझे। सैम के वहां से जाने के बाद शिखर अरुण की तरफ मुड़ता है। शायद उसे शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन अरुण उसे नजरअंदाज करके वहां थोड़ी दूर अपने मूव्स की प्रैक्टिस करने लगता है। शिखर समझ नहीं पाता कि आखिर अरुण ने उसकी मदद क्यों की। अरुण जो ना तो ज्यादा किसी से बात करता है, ना ही किसी की बात सुनता है। शिखर हमेशा सोचता था कि आखिर अरुण इतना शांत क्यों रहता था। हालांकि ये बात ज्यादा रहस्य वाली थी कि अरुण जिससे उसकी आज तक बात नहीं हुई, वो शिखर को आज सैम से क्यों बचा रहा था। डेजी एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। अंदर दाखिल होते ही उसकी नजर किसी को ढूंढने लगती है। एक कोने में खिड़की के पास बैठा अमरीश उसे दिखाई देता है। डेजी भी उसी टेबल की ओर बढ़ती है और अमरीश के सामने वाली कुर्सी पर आकर बैठ जाती है। आने में ज्यादा तकलीफ तो नहीं हुई? डेजी से मुस्कुराते हुए पूछता है। ज्यादा नहीं, लेकिन आज इतनी जल्दी मिलने के लिए इतनी दूर इस अनजान रेस्टोरेंट में क्यों? डेजी तीखी नजरों से अमरीश की तरफ देखते हुए पूछती है। इतने में पानी के ग्लास वाली ट्रे हाथ में लेकर वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। दोनों की बातें एक पल के लिए रुक जाती हैं। अमरीश 2 कप कॉफी ऑर्डर करता है। वेटर के जाने के बाद अमरीश डेजी के सवाल के जवाब में कहता है कि उसे शांत जगह पसंद है, जहां कोई उसे न जानता हो। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे और डेजी को साथ में देखे, इसलिए उसने इस जगह को चुना। खैर, इन सब बातों को छोड़ो, ये बताओ शिखर और तुम्हारे बीच सब कैसा चल रहा है? तुम्हें जो काम दिया था वो कहां तक पहुंचा? अमरीश के सवाल के बाद डेजी कुछ देर सोच में पड़ जाती है। वो शिखर के साथ बिताए पलों को याद करने लगती है। डेजी को खोया देख अमरीश चुटकी मारकर उसे होश में लाता है। सवाल पर उसकी खामोशी की वजह पूछता है और अपना सवाल एक बार फिर दोहराता है। अमरीश के सवाल पर डेजी झूठी हंसी के साथ जवाब देती है। शिखर अपने प्यार का इजहार कर देगा सर, वो भी जल्द। डेजी के चेहरे के भाव अमरीश भांप चुका है। चेहरे का रंग फीका पड़ रहा देख अमरीश ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? इतने में वेटर कॉफी लेकर आता है और दोनों के सामने कप रखकर चला जाता है। वेटर के जाने के बाद अमरीश अपनी बात पूरी करते हुए कहता है, कहीं तुम्हें शिखर से प्यार तो नहीं हो गया? अमरीश के सवाल पर डेजी चौंक जाती है। हैरानी वाला हाव भाव देते हुए जवाब देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और उसे भरोसा दिलाती है कि यह कभी मुमकिन नहीं हो सकता। डेजी के इस जवाब को सुनने के बाद अमरीश कहीं न कहीं संतुष्ट नजर आता है, जिसके बाद अमरीश डेजी को नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ने के लिए कहता है। डेजी नेक्स्ट स्टेप सुनकर हैरानी वाली नजरों से फिर उसे देखने लगती है। वो मन ही मन डर रही थी कि अब अमरीश उसे क्या करने के लिए कहने वाला था। डेजी उससे अगला स्टेप पूछती, उससे पहले अमरीश एक काला बॉक्स डेजी के सामने रख देता है। बॉक्स को देखते ही डेजी के मन में एक साथ कई सारे सवाल दौड़ने लगते हैं। अमरीश आसपास देखकर संतुष्टि करने के बाद वो उस ब्लैक बॉक्स का लॉक खोलता है। बॉक्स खुलते ही डेजी का चेहरा सफेद पड़ जाता है। रिवॉल्वर? फुसफुसाते हुए अमरीश की तरफ खौफ भरी नजरों से देखती है। आखिर अमरीश ने डेजी को रिवॉल्वर क्यों दी? ऐसा क्या काम था जो अमरीश डेजी के जरिए करवाना चाहता था? जानने के लिए सुनते रहिए